ध्यान देना, और विप्लव ध्यान से सुनना, यश तो भी, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है ये मैं रिकॉल करवाता हूं। अगर हमको किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और पता है कि इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है, इसको तो एक्स्ट्रा रुकवा दूंगा आज, ठीक है। ओके, इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, इट इज गिवन दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ओके। और इसको निकालने का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। या कई बार पूरी प्रोबेबिलिटी न निकाल के हम सिंपली क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस हमने किए थे, और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6-7 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक बार बता देता हूं फिर से, फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनना, और सबका पूरा ध्यान सामने होना चाहिए। किसी ने बना लिया 7? ओके, ठीक है। एक बार इधर ध्यान से सुन लो फिर भी सभी। क्या लिखा हुआ है, 2 coins are tossed once, तो 2 कॉइन को एक बार टॉस कर रहे हैं, तो पहले सैंपल स्पेस या फिर पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? सर फोकस ठीक करो। हाँ, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? एच 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 टी टी एच और टी टी, ये 4 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। क्लियर हो गया ये चीज? इसको हम बोलते हैं एस, मतलब कि सैंपल स्पेस। और एन ऑफ एस की अगर बात करूं तो वो कितना होगा? वो होगा 4, मतलब काउंट कितना एलिमेंट है सैंपल स्पेस में। अब फर्स्ट पार्ट में क्या क्या बोल रहा है, इवेंट ई जो है वो ऐसे डिफाइंड है कि टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे? टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन में क्या आ रहा है, टेल। तो बताओ इवेंट ई के एलिमेंट क्या होंगे? वेरी गुड, एस टी और टी एच, बस इतना ही होगा, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, एफ बोल रहा है 1 कॉइन शोज हेड, मतलब कि सेम आएगा एच टी, और यहां पर क्या आ जाएगा, टी एच। क्या ये क्लियर सभी को? अभी हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। क्लियर सबको ये चीज? तो सबसे पहले हम यहां पर क्या निकाल लेते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? सेम आएगा, एस टी और टी एच। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 2, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ कितना है, 2, 2/2 कट के क्या हो गया यहां पर, 1। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 1। समझ गए? सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, नो टेल अपीयर्स। यहां पर इवेंट ई कैसे डिफाइंड है, नो टेल अपीयर्स, तो क्या आएगा एलिमेंट? सिर्फ एच एच आएगा, ठीक है। और इवेंट एफ कैसे डिफाइंड है, पढ़ो, नो हेड अपीयर्स, तो इवेंट एफ में क्या आ जाएगा, टी टी आ जाएगा। अभी ये बताओ ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ भी नहीं आएगा, ये एक नल सेट होगा, ठीक है। 5 से डिनोट करते हैं नल सेट को। तो अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो इसके लिए हम लेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ, और ई इंटरसेक्शन एफ में 0 एलिमेंट है, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो एफ में कितने एलिमेंट है, 1। तो गुरलीन बता क्या आएगा आंसर? यस, तो आंसर आएगा 0। क्लियर सबको ये? ठीक है, हटा दो उसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये तो हमने 8 कर लिया था ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा हुआ है, मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। तो फोटो खिंचाने के लिए मदर फादर और सन एक लाइन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अभी वो जिस पोजीशन में खड़े हैं उसके हिसाब से सैंपल स्पेस क्या बनेगा?
सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सबसे पहले मदर, फादर और सन, ऐसा कर देते हैं। फिर मदर, सन और फादर, ये हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन में मदर आ गई और सेकेंड और थर्ड पोजीशन को हमने इंटरचेंज किया। अब फर्स्ट पोजीशन में फादर को रख देते हैं, तो फादर मदर सन और फादर सन मदर। फिर उसके बाद एस एम एफ और एस एफ एम। तो टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए? कितने पॉसिबल हो गए? 6। क्लियर? अभी इवेंट ई क्या बोल रहा है, पढ़ के बताओ। सन ऑन वन एंड। तो इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? एमएफएस और एफएमएस। मतलब ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा और ये आएगा, 4 आएंगे। मिडिल में सन आ रहा है, बस उसको छोड़ देंगे। ठीक है, एफएमएस तो हो गया था, और क्या जाएगा? एसएमएफ और आ जाएगा एसएफएम। ये इवेंट ई के एलिमेंट। इवेंट एफ के एलिमेंट बताओ। एमएफएस, एसएफएम, ये 2 हो गए। ई इंटरसेक्शन एफ, एमएफएस, एसएफएम, ये पूरा आ जाएगा। अब क्या निकालना है बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ क्या हो जाएगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितना है? 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। हो गया सभी का? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन तुम लोग पढ़ो, प्रियांशु पढ़। अरे ये सामने दिख रहा है, इसको देख के पढ़ लो। ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड। तो एक ब्लैक और एक रेड डाइस को रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्लैक डाइस में क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। रेड में भी क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5। तो पहले तो हम पूरा सैंपल स्पेस बना लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखेंगे। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6, इधर पे भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब दोनों को मिला के जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा? 1 1, ये हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3। पूरा लिखो जल्दी से ना, कोई आलस नहीं करेगा। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। लिख लिया? तो जब 2 डाइस को रोल करेंगे तो ये बनेगा सैंपल स्पेस। ये वाला मान लेते हैं रेड है और ये वाला मान लेते हैं ब्लैक है। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं तो? हो गया? सबने यहां तक बना लिया? हो गया आयुष? अब पार्ट ए क्या है पढ़ना एक बार आयुष। किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सम ग्रेटर देन 9। तो यहां पर हम इवेंट ई लिखेंगे। इवेंट ई हो जाएगा हमारे लिए सम ग्रेटर देन 9।
ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन A5। तो जो गिवन दैट है, ये जो गिवन लिखा हुआ है, उसका जो इवेंट है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, F से। और कौन सा इवेंट हुआ है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, ब्लैक डाई शोज 5 या रिजल्टेड इन 5। क्लियर ये चीज? तो ये पार्ट ए है इस क्वेश्चन का, और हमको क्या निकालना है, E गिवन F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्लियर यहां तक सभी को? तो कैसे निकालते, E गिवन F की प्रोबेबिलिटी, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। क्लियर यहां तक सभी को? अभी ये देख के बताओ कि N ऑफ E जो है, या इवेंट E के एलिमेंट क्या होंगे, सम ग्रेटर देन 9। तो सम ग्रेटर देन 9 में कौन कौन सा आएगा, ये सब आएंगे। और आएगा ना कुछ, ये भी आएगा, और क्या आएगा, ये भी आएगा। मेरे ख्याल से इतने ही आएंगे ना, चेक करो, क्योंकि इन सब में आपको सम क्या मिल रहा है, 10 या फिर 10 से बड़ा। ठीक है, अब इवेंट F क्या बोल रहा है बताओ एक बार देख के, ब्लैक डाई शोज 5। तो ब्लैक डाई क्या शो कर रहा है, 5। तो ब्लैक डाई ये वाला है, 5 शो कर रहा है, मतलब इसके एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे, ये वाले। समझ में आई ये चीज? अभी ये बताओ E इंटरसेक्शन F के एलिमेंट कौन कौन से होंगे, मतलब दोनों के कॉमन, 5 5 और 5 6, मतलब कितने एलिमेंट हो गए E इंटरसेक्शन F में, 2, डिवाइडेड बाय F में कितने एलिमेंट हैं, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। समझ गए सभी? अब इसके बाद इसका पार्ट बी एक बार देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 गिवन दैट रेड रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अब यहां पर इवेंट E और इवेंट F आप लोग बनाओगे, तो इवेंट E क्या है बताओ पढ़ के, 1 मिनट, इवेंट E क्या है पढ़ के बताना विनय। सम 8 होगा, ठीक है, ऑब्टेनिंग द सम 8, ये हो जाएगा इवेंट E, सम 8। ठीक है, और F क्या होगा, पहले इवेंट F डिफाइन करो। इवेंट F क्या होगा, रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4। ठीक है, रेड डाई शोज लेस देन 4, लेस देन 4। यहां तक क्लियर सबको? अब ये बताओ इवेंट E के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, जस्ट अ सेकेंड, 6 2 मतलब यहां पर 8 है ना, मतलब ये पूरा आ जाएगा, ये पूरे में सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, ये इवेंट E के एलिमेंट हो गए। अब इवेंट F, रेड डाई शोज नंबर लेस देन 4, रेड डाई 4 से छोटा नंबर शो कर रहा है, तो रेड डाई कौन सा है, ये वाला, ये 4 से छोटा नंबर शो कर रहा है, मतलब क्या आ जाएगा इसमें पूरा, ये वाला। समझ में आया क्या सभी को, ये आया सबको, क्लियर हुआ? तो E के एलिमेंट ये वाले होंगे और F के एलिमेंट ये व्हाइट बॉक्स के अंदर वाले होंगे। क्लियर सबको ये? अब यहां पर हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, और E गिवन F के लिए कैसे करेंगे, N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। तो E इंटरसेक्शन F में कितने एलिमेंट आ रहे हैं देख के बताओ, 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। देखो ये 2 कॉमन है बस, तो 2 डिवाइडेड बाय F में कितने एलिमेंट्स है बताओ, 3 6 18। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/9। आशु क्या समझ में नहीं है बता मेरे को। गुड क्वेश्चन, सबसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन E, ऐसे ही पूछ रहा है ना,
एफ गिवन ई होता तो क्या बदल जाता और क्या होता आंसर? सेम होता आंसर? नहीं, यहां पर क्या आ जाता है? एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में क्या आ जाता? एन ऑफ ई। न्यूमरेटर सेम होता लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आता? डिनोमिनेटर में 6 आता ना। 6 है कि कितना है? 1 2 3 4 5 5 है क्या? हाँ, तो डिनोमिनेटर में यहां पर क्या आ जाता? 5 आ जाता। समझ गए ना क्या करना है? ठीक है, क्लियर सबको? ये हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अभी ये क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, खुद से बना के मुझे बताओ, मैं चेक करूंगा नोटबुक में तुम लोगों की। फेयर डाई मतलब नहीं, फेयर कॉपी जैसा फेयर डाइस नहीं, फेयर मतलब अनफेयर नहीं है वो। अनफेयर मतलब क्या होता है? सभी चीज के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, ये फेयर डाइस है। ठीक है, हो गया? हाँ चलो मैडम को ही दे दो। नहीं, 13.1 ही चल रहा है, उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। किसका किसका बन गया ये? फर्स्ट पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछो, क्योंकि बनाना तुम लोगों को है, मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ अगर डाउट होगा तो मैं हेल्प करूंगा। और ऑनलाइन में जो जो बना रहे हैं, अनम, आर्यन एंड आर्यन, कुछ डाउट होगा पूछ लेना। कुछ डाउट किसी को? तो E गिवन F की प्रोबेबिलिटी निकल गई क्या? कितना आ रहा है? 1/2। ठीक है। ये 1 मार्क के लिए आता है। देखो 60% क्वेश्चन तो इससे आता है, एनसीईआरटी से, लेकिन इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। तुम लोग कभी एग्जाम्पल बनाते नहीं हो, एग्जाम्पल से पक्के बनाता है ना। एग्जाम्पल से पक्का क्वेश्चन आते हैं, ये भारी हो जाता है। बन गया? फर्स्ट का दोनों पार्ट बन गया क्या? सेकंड का फर्स्ट, सेकंड का भी दोनों? किसी को डाउट फर्स्ट और सेकंड में नहीं है ना? ओके, सेकंड के सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है बता दो? 2/3। ओके, थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम है? थर्ड पार्ट देखो ऐसे सॉल्व कर लेना, सबसे पहले ई यूनियन एफ निकाल लेना। तो ई यूनियन एफ कैसे बनेगा? दोनों का यूनियन लोगे तो 1 2 3 5 ये आ जाएगा ई यूनियन एफ। अब तुम लोगों को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ गिवन जी।
तो बताओ इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी? E यूनियन F गिवन G की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा N ऑफ E यूनियन F इंटरसेक्शन G अपॉन N ऑफ G। और E यूनियन F और G का इंटरसेक्शन लो, मतलब कि इसका और G कहां पर है? G ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या कॉमन आएगा? 2 3 5, मतलब कितने काउंट आ गए? 3। तो यहां पर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय N ऑफ G। G का काउंट कितना है? 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। समझ गए ना सभी कैसे निकालना है? दोनों का कॉमन एलिमेंट लेते हैं। अभी यूनियन में दोनों के एलिमेंट को मिलाते हैं। देखो जैसे E यूनियन F था, तो हमने E और F दोनों के एलिमेंट को मिला दिया। अब उसका इंटरसेक्शन G के साथ ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? समझ गए? अब उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट में E इंटरसेक्शन F निकालो, तो E इंटरसेक्शन F कितना होगा? E इंटरसेक्शन F नहीं, काउंट नहीं पूछ रहा हूं, एलिमेंट क्या होगा ये पूछ रहा हूं। जब हाँ, इसमें आ जाएगा 3। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F गिवन G, ये निकालना है। तो यहां पर आ जाएगा N ऑफ E इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन G डिवाइडेड बाय N ऑफ G। ठीक है, तो G में तो 4 एलिमेंट है, और तीनों के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? एक एलिमेंट आ रहा है जो कि है 3। तो आंसर हो जाएगा 1/4। समझ गए ना? तो हटा दूं इसको मैं? अच्छा, किसी ने ऐसी गलती तो नहीं कर दी 3/4 क्योंकि 3 कॉमन आ रहा है? ऐसा गलती करते हैं बच्चे, बता रहा हूं मैं, इसलिए पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, हटा रहा हूं फिर इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और सैंपल स्पेस बताओ क्या बनेगा। इधर पे ध्यान दे। Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl? सबसे पहले तो सैंपल स्पेस बना दो। ठीक है, तो सैंपल स्पेस में क्या बनेगा? BB BG, ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अभी किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी वो पढ़ के बताओ। नहीं भाई, नहीं समझे तुम लोग। मैं क्या पूछ रहा हूं, हमको एक इवेंट E लेना है और एक इवेंट F लेना है। तो इवेंट E जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट F जो कि गिवन है। तो इवेंट E जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी वो क्या है? जी। हाँ, बोथ आर गर्ल्स। तो यहां पर बोथ आर गर्ल्स इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और गिवन दैट के बाद क्या लिखा है? द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो इसका फर्स्ट पार्ट में यंगेस्ट गर्ल है ये बोल रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में F की वैल्यू क्या आ जाएगी? GB और GG। इस तरह से पहले वाले को मैं यंगर चाइल्ड ले रहा हूं, तो GB या फिर GG, ये दो आएगा। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, और वो कैसे निकलेगा? N ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय N ऑफ F। क्लियर? तो यहां पर E इंटरसेक्शन F कितना आएगा देख के बता दो। हाँ, ये GG आएगा, जो काउंट में कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय N ऑफ F कितना है? 2। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1/2। समझ गए सभी? सेकेंड पार्ट का आंसर तुम लोग सॉल्व करके बताओ। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है एट लीस्ट 1 इज अ गर्ल। सो F डिफरेंट होगा, E दोनों पार्ट में सेम है।
एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, मतलब कि इसमें आएगा बीजी, जीबी और जीजी। ठीक है, एक या एक से ज्यादा गर्ल्स का काउंट। तो सेकेंड पार्ट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ में ई इंटरसेक्शन एफ सेम होगा और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। आंसर आएगा 1/3। हो गया सभी का? ये हटा दो उसको मैं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो बुक से जल्दी। चेक करता हूं एक बार। उन्नति बहुत स्लो कर रहे हो क्या? सॉल्व नहीं कर रहे थे क्या? क्वेश्चन क्यों लिख रहे थे? नहीं, इसमें टेबल बनाना पड़ेगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। अरे तू पहले पढ़ा हुआ है ना, तुम लोग पहली बार 12th पढ़ रहे। इधर पे ध्यान देना। सो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। इधर पे ध्यान देना, अभी छोड़ दो जो छूट गया उसको, सबका ध्यान सामने। तो एक इंस्ट्रक्टर है, उसके पास एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। ओके, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज, एंड 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज। तो ये उसके क्वेश्चन बैंक में किस टाइप के कितने क्वेश्चन है ये इसने डिस्क्राइब किया है। इफ द क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन बैंक से एक क्वेश्चन को रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इजी क्वेश्चन होगा, और हमको पता है कि वो कैसा क्वेश्चन है? एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। समझ गए ये चीज? ठीक है, तो सबसे पहले ना हम इसमें कैटेगरी, हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे। इजी, डिफिकल्ट, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू। समझ गए? अभी ये बताओ, सबसे पहले जो 300 क्वेश्चन है वो कौन सी कैटेगरी के? इजी, ट्रू फॉल्स। तो यहां पर ये आ गया 300। ठीक है, और फिर उसके बाद 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स। ठीक है, फिर उसके बाद 500 इजी एमसीक्यू और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू। क्लियर? यहां तक डेटा सबको क्लियर? ओके, ये डेटा नोट डाउन करने के बाद ये बताओ पढ़ के क्वेश्चन को कि हमको किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जिसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम इवेंट ई ले लेते हैं। ठीक है, तो इवेंट ई क्या है? क्वेश्चन सेलेक्टेड इज इजी। सेलेक्टेड इज इजी। ठीक है, और गिवन क्या है? कौन सा इवेंट गिवन है? सेलेक्टेड क्वेश्चन इज एमसीक्यू। ये गिवन है। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है, तो उसके लिए हम हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। समझ गए ये? अभी क्वेश्चन को पढ़ के ये बताओ कि इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से हैं। इवेंट ई के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ई क्या है? इजी क्वेश्चन, तो ये है इवेंट ई के एलिमेंट। समझ गए ये? इवेंट एफ के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चन इज एमसीक्यू, मतलब ये आ गया। समझ गए ये सभी? अभी इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? इंटरसेक्शन में 500 एलिमेंट आ रहे हैं, 500। समझ में आई ये चीज? 500 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी भी है और मल्टीपल चॉइस भी है। डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा बताओ? 900 डिवाइडेड बाय
900। अब किसको समझ में नहीं आया पूछ लो। हाँ हाँ, नहीं 500 आएगा, काउंट है वो उसका। 500 क्वेश्चन है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ना वो, समझ गए ना ये चीज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट हम ले रहे हैं ना, इसलिए। और किसी का कुछ डाउट? एन ऑफ एफ 900 कैसे है? क्लियर? एफ क्या है? एमसीक्यू, और टोटल कितने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है? 900। ओके, सो जो भी आ गया फिर 5/9 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। समझ गए क्या सारे बच्चे ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं? चलो जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। तुम लोग बहुत स्लो बना रहे हो, बता रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने एग्जाम्पल का होमवर्क दिया था ना? हाँ, किसने किसने नहीं किया है? किसने किया है बस ये हाथ उठाओ, किसने किया है? बस अक्षत किया है, ठीक है। बाकी सब रुकोगे 1 घंटा और बैठ के यहाँ पर करोगे, ठीक है? जितने भी एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सरसाइज हटा दो इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, सामने इधर पे ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है एक बार जल्दी पढ़ो। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई इज 4। तो सबसे पहले अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा वो सबको पता है ना? क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 ये वाला पूरा बनेगा, और 6 1 6 2 6 3 ऐसा करते हुए कहां तक जाएगा? 6 6 तक। क्लियर सबको ये? अब इसमें हमको किस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, पढ़ के बताओ। सम इज 4। सम क्या आना चाहिए? 4। हाँ ठीक है। अभी ये बताओ कौन कौन से आउटकम का सम 4 आएगा, या इवेंट ई के एलिमेंट क्या हो? 3 1 2 2 1 3 यही आएगा। अब गिवन वाला इवेंट क्या है, पढ़ के बताओ। टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। इसका मतलब इसमें कौन कौन से आएंगे? सारे आएंगे, सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 इन सबको छोड़ के, ठीक है? तो इसमें सारे आएंगे। 1 1 को छोड़ के मतलब क्या आएगा? 1 2 1 3 ऐसा करके पूरा 1 6 तक। फिर 2 1 2 2 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? 2 3 ऐसा करके हुए 2 6 तक, एंड सो ऑन। समझ गए ना ये? अभी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा बता दो। ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट आएंगे, कौन से? 3 1 और 1 3। समझ गए ये चीज? ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, फॉर्मूला क्या है? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट और एफ में कितने एलिमेंट? 30। तो यहां पर आ जाएगा 2/30, सो आंसर आ जाएगा 1/15। क्लियर सबको ये? हटा दो इसको मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Consider the experiment of throwing a dice. If multiple of 3 comes up, throw a die again. If any other number comes up, toss a coin. इसका मतलब क्या है? करेक्ट। एक कॉइन को टॉस करें, ठीक है? तो यहां पर सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। अगर मान लो हमने पहले डायस को रोल किया, बातें मत करो, इधर पे ध्यान दो सब। मान लो हमने डायस को पहले रोल किया और आ गया 1, तो क्या करने वाले हैं? पढ़ के देखो क्या है? कॉइन को टॉस करेंगे। तो अगर 1 आया, कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने में क्या आ सकता है? हेड या फिर टेल। तो 1 के साथ एच आएगा या 1 के साथ टी आएगा। फिर अगर मान लो 1 नहीं आके 2 आया, तो फिर से हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो 2H 2T, ठीक है? और अगर मान लो 3 आ गया, तो फिर क्या होगा? तो फिर से डाइस रोल होगा।
तो 3 के साथ क्या क्या आ सकता है, 3-1, 3-2, 3-3 एंड सो ऑन अप टू 3-6। समझ गए? अगर 4 आया तो क्या करेंगे, कॉइन टॉस, 4H 4T, 5 आया तो 5H 5T, और अगर 6 आया तो 6-1, 6-2, 6-3 अप टू 6-6। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अभी किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्वाइन शोज टेल। तो ये हमारा इवेंट ई हो गया। तो इवेंट ई के एलिमेंट क्या क्या होंगे बताओ, 1T, 2T, 4T, 5T, ये हो जाएगा इवेंट ई के एलिमेंट। हाँ, इवेंट एफ क्या है यहां पर, इवेंट एफ जो गिवन वाला इवेंट है, एट लीस्ट 1 die shows 3। अब मैं तेरे को ना भगा दूंगा जरा अभिनंदन। इवेंट एफ के एलिमेंट क्या, एटलीस्ट 1 die shows 3। तो इवेंट एफ में बताओ क्या क्या आएगा, 3-1, 3-2, 3-3 अप टू 3-6। बस एक और आएगा 6-3, ये भी आएगा कि नहीं? ठीक है, 6-3 क्यों आएगा, नहीं समझ में आएगा? अगर 6 आया तो 6 के बाद फिर से डैश को थ्रो करें तो 6-1, 6-2 और फिर क्या आ सकता है, 6-3। तो एटलीस्ट 1 die shows 3, मतलब पहले बार में 3 शो करे या तो दूसरे बार में 3 शो करे। ठीक है, अभी इसके बाद हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, और उसको निकालने का फॉर्मूला है n ऑफ ई इंटरसेक्शन f डिवाइडेड बाय n ऑफ f। तो अभी ये बताओ ई इंटरसेक्शन f के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? कुछ भी नहीं आएगा इसमें, नल सेट बनेगा 0। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 0, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझ गए सभी? हटा दो फिर इसको मैं। हटा दो ना। हाँ, तो अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। एकलव्य यहां पर देख और बता ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। और वो नहीं बता पाया तो मैं दूसरे फिर किसी से पूछूंगा। हाँ, एक गिवन बी का, हाँ एक मिनट रुक जा, हाँ बोल कैसे निकलेगा, क्या है फॉर्मूला? ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी। लेकिन मैंने बताया एन भी लगा सकते हैं और पी भी लगा सकते हैं, हम दोनों लगा सकते हैं यहां पर। ठीक है, जो गिवन है उसके हिसाब से। तो अभी हम पी वाला लगाते हैं क्योंकि हमको प्रोबेबिलिटी गिवन है। अब बताओ आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहां पर 0, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉट डिफाइंड। समझ गए? हाँ, नल सेट देना था मतलब नहीं, इसने ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दिया है सीधा, इसने सेट नहीं दिया है, वो बी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। क्लियर? हटा दो उसको मैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसका आंसर रेडी रखो, फिर मुझे आंसर करना। तुम दोनों मत बताओ, फिर आ गया तो ठीक है, बाकी लोगों को ट्राई करने दो। आयुष बता। यार इतना टाइम लगाओगे वन? रिया बताओ। देखो इधर ये गिवन है ना, ए गिवन बी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसका मतलब क्या होगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। समझ में आ गया? अभी न्यूमरेटर वाली ये दोनों चीजें सेम होती है, ए गिवन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में सेम होता है। तो यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ गए सभी? ओके, सो पार्ट फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर एंड होती है। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, ठीक है? तो हेडिंग डालना इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हाँ, डालिए हेडिंग इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और एक और हेडिंग डालो एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हटा दूं? हाँ, तो इधर पे ध्यान देना, नोट डाउन कर लिए ना? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पहले मैं बता रहा हूं, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे आऊंगा। तो ये देखो, ये वाला दिख रहा है सामने सबको? ये कौन सा फॉर्मूला है या किस चीज का फॉर्मूला है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ का, ठीक है? अगर मैं इसको इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा? ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। ये सबको समझ में आ गया? इसी फॉर्मूले को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये कब और कैसे अप्लाई होता है मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं हमारे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर 5 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है? मैंने एक बॉल इस बॉक्स में से निकाली, उस बॉल के रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? क्या होगी? 5/11। सबको समझ में आ गया? ठीक है? अभी वो बॉल को निकाल के मैंने हटा दिया, अलग रख दिया, वापस बॉक्स के अंदर नहीं डाला, तो अभी बॉक्स में फिर कितनी बॉल्स बच गई? टोटल कितनी बॉल्स बच गई? 10 बॉल बच गई। समझ में आया? और उसमें कितनी रेड है? नहीं पता, अभी नहीं पता, लेकिन जो पहली बॉल मैंने निकाली, जब मैंने देखा वो रेड बॉल थी और उसको मैंने निकाल के हटा दिया है, और पहली बॉल के रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5/11। तो अब कितनी रेड बॉल बच गई? 4, और कितनी ब्लैक बॉल बच गई? 6, और टोटल कितनी हो गई? 10। अब दूसरी बार फिर से मैं बॉल निकाल रहा हूं, और दूसरी बार भी रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? बताओ। 4/10। दूसरी बार रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/10। समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं कि अगर मैंने पहली बार बॉल निकाला, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी बार बॉल निकाला, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो ऐसी सिचुएशन में हम इन दोनों प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आई ये चीज? ये जो पहले जो इवेंट हो गया ना, वो वाला इवेंट क्या है? 5/11। फिर उसके होने के बाद जो दूसरा हो रहा है ना, वो कितना आ गया? 4/10, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। समझ में आई ये चीज? तो यहां पर इसका मतलब क्या है? एफ जो पहला इवेंट हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब पहली बार रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, वो कितनी आ गई? 5/11। वो हो गया है, इवेंट एफ हो चुका है, इसलिए यहां पर क्या रहा है? गिवन एफ। और अब ई मतलब दूसरी बार रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन दैट पहली बार रेड निकल चुका है। समझ गए ना ये चीज? तो इसको समझने में ऐसे फॉर्मूले में डिफिकल्ट जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो इजी है, ठीक है? अभी दूसरा इसी सिचुएशन को मैं फिर से बताता हूं। अगर मान लो मैंने पहली बार बॉल निकाला, वो निकला रेड, वापस से मैंने उसको यहां पर डाल दिया, दूसरी बार फिर से बॉल निकाला, तो दूसरी बार रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? सेम होगी, वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर उसको देखा, फिर उसको डाल दिया, फिर तीसरी बार बॉल निकाला है, उसके रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें प्रोबेबिलिटी प्रीवियस प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, उसको बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है? लेकिन जब एक के बाद एक निकाल रहे हैं और वापस नहीं रख रहे हैं,
तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते हैं। क्लियर सबको ये चीज? अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट आता है, उसको भी समझना ध्यान से। मैं एक एक करके नहीं निकाल रहा हूं, मैं 2 बॉल एक साथ निकाल रहा हूं, तो उस सिचुएशन में अलग तरीका होगा। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट को निकाला जाता है उसमें कॉम्बिनेशन लगता है। क्लास 11th में याद होगा ना, 11 बॉल्स है, 2 बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 11C2 लाइक दैट। क्लियर सबको ये चीज? तो आपको ये सारे एक्सपेरिमेंट समझने पड़ेंगे, उसके लिए क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो ये हो गया। अभी इधर पे यहां पर ध्यान दो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, मतलब पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, तीनों निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो वो इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ये हो गया। या नोट डाउन बाद में कर लोगे क्या? पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं, चलेगा? क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूं मैं? ठीक है, इधर पे ध्यान देना। इंडिपेंडेंट इवेंट्स इसके बाद आता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ना ये पूरी थ्योरी मैं नहीं समझाता, सिंपली ये लिख दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, ये लिख देना उसके लिए, या समझ लो इसको बस। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, अगर एफ गिवन ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दोनों सेम हो जाए तो ऐसे इवेंट को इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। मतलब इवेंट ई के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों में प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के बराबर होता है। ये वाला पॉइंट तो जरूर लिख लो ये, क्योंकि ये यूज होगा अभी इमीडिएटली। ये कब लगता है? सिर्फ तभी लगता है जब इवेंट्स कैसे हो, इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। लिख लिया सबने? सो जाता है क्या आशु? कैसे करता है? तुम लोग ज्यादातर क्या 5 स्टार खा के आते हो क्या? वो 5 स्टार का ऐड नहीं आ जाता, खो जाते कहीं, उस टाइप का लगता है। हो गया, हटा दोगे इसको मैं? ओके, अभी ये सब चीजें मैं बाद में बताता हूं, इमीडिएटली पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो अभी जो एक मात्र जो लाइन आपसे लिखवाई अभी मैंने, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या लिखे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये कब होगा, जब ए और बी कैसे इवेंट्स होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। अगर ये नहीं लिखा तो लिख दो, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, ये तभी होता है जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। ए और बी कैसे इवेंट्स होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं, तभी ये कंडीशन ट्रू होती है। समझ गए? तो अभी इसमें आपको दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं और आपको ये निकालना है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, 3/25। समझ गए? यहां पर हमने इसकी वैल्यू रख दी 3/5 इंटू 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/25। ओके, हटा दूं उसको मैं? ठीक है, हटा दूं अभी? हाँ, बस इतना ही था। अभी सेकेंड पार्ट में पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब क्या समझे, 2 कार्ड निकाल रहे हैं बिना रिप्लेसमेंट के। ठीक है, 52 कार्ड में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है हमने एक कार्ड निकाला और उसको वापस नहीं रखा, हटा दिया है, फिर दूसरा कार्ड हमने निकाला। समझ में आया ये चीज? तो यहां पर हम सबसे पहले इवेंट ए लेते हैं कि जो फर्स्ट कार्ड है वो ब्लैक होने की, वो ब्लैक है, और इवेंट बी लेते हैं कि जो सेकेंड कार्ड है वो भी क्या है, ब्लैक है। समझ में आई ये चीज? तो पहले और दूसरे दोनों कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी इसको लिखो मत, बस समझो,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? एंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी ये निकालना है। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। कैसे लगेगा? पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लगाओगे, मतलब कि पहले ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए लगाओगे, मतलब कि पहला ब्लैक निकल गया, दूसरे ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी। इस तरह से अगर ये नहीं लिख रहे हो तो भी डायरेक्टली कर सकते हो। समझो कैसे। टोटल कितने कार्ड्स हैं यहां पर? 52। और कितने ब्लैक होते हैं उसमें से? 26। और बाकी 26 क्या होते हैं? रेड होते हैं। ठीक है, तो पहला ब्लैक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 26 अपॉन 52। समझ में आया? अब वो ब्लैक कार्ड निकाल के अलग हटा दिया। अब आपके पास टोटल कार्ड कितने बच गए? 51। और उसमें कितने ब्लैक हो गए? 25। और बाकी जो है वो क्या है? रेड है। अब दूसरा कार्ड जब निकाल रहे हो तो उसके ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 25/51। दैट्स इट। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया आंसर। समझ में आया सभी को ये? तो बिना फॉर्मूले के करना तो ज्यादा आसान है। ये फॉर्मूला लिख के कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादातर बच्चों को, तो उससे अच्छा है कि आप ऐसे इन जनरल कर लो। वैसे भी ये 1 मार्क से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें। हो गया, हटा दो इसको मैं। अरे इन सब में से एक आएगा 1 मार्क का, या तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या इंडिपेंडेंट इवेंट या फिर ये वाला। ये सब जो स्टार्टिंग का एक्सरसाइज है, पहला दूसरा तीसरा, सब 1 मार्क वाला है। 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन वो आएगा जो सिर्फ बेस थ्योरम है। केस स्टडी में आ सकता है या फिर बेस थ्योरम से भी 5 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, और अगर मेरे स्टेटमेंट पे डाउट है तो चेक कर लेना बुक में पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हटा दो इसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है। हाँ, सामने ध्यान देना। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all 3 oranges are good, box is approved for sale, otherwise it is rejected. पढ़ो आगे क्वेश्चन क्या निकालना है इसमें। हेलो, किसको? पढ़ लिया सबने? तो एक बॉक्स है, उसमें टोटल कितने ऑरेंजेस है बताओ? टोटल कितने ऑरेंजेस है? 15। कितने गुड हैं, कितने बैड हैं? 3। और इंस्पेक्शन के लिए कितने ऑरेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 निकाल रहे हैं। और तीनों अगर अच्छे निकले तो सेलेक्ट होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या निकालना है? सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बताओ कैसे होगा। तो सबसे पहला ऑरेंज हमने सेलेक्ट किया। पहला ऑरेंज जो है वो गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ देख के। 12/15। और उसको निकाल के अलग हटा दिया। फिर दूसरा ऑरेंज सेलेक्ट किया, उसके भी गुड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 11/14। उसको भी निकाल के हटा दिया। फिर तीसरा सेलेक्ट किया, उसके भी गुड होने की प्रोबेबिलिटी 10/13। और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया आंसर। समझ गए ना ये? कुछ डाउट है? चलो, इसको लिखने का फॉर्मेट छोड़ दो, ऐसे ही लिख दो उसको। ठीक है, हाँ ये पूरा 1 मार्क वाला है। हटा दो इसको मैं फिर। देखो ये टोटल कितने थे? 15। 12 गुड 3 बैड। पहला ऑरेंज हमने जो सेलेक्ट किया उसके गुड होने की प्रोबेबिलिटी 12/15। तो पहला गुड सेलेक्ट हो गया है, ये इवेंट हो चुका है। तो अब टोटल 14 बचा और ये 11 हो गया। दोनों का एक एक काउंट कम।
समझ गए ना? हटा दूं इसको फिर मैं? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ना ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। ए फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई इज टॉस्ड। तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट क्या है? फेयर कॉइन क्या कर रही है उन्नति? वो कैलकुलेशन छोड़ो, उसको इधर पे ध्यान दो, ठीक है। फेयर कॉइन का मतलब क्या होता है? हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो एक फेयर कॉइन और एक अनबायस्ड डायस को टॉस कर रहे हैं, तो ये बताओ सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे? H1, H2, H3 अप टू H6, फिर T1, T2, T3 अप टू T6। समझ गए? Let A be the event head appears on the coin। तो A event A क्या बोल रहा है? Head appears on the coin, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? H1, H2, H3 up to H6, ये आ जाएगा event A। B be the event 3 on the dice। तो B के एलिमेंट क्या होंगे बताओ? H3, T3, ये B के एलिमेंट होंगे। फिर क्या बोल रहा है? चेक वेदर A and B आर इंडिपेंडेंट। लिखा नहीं है यहां पर, लेकिन वैसे ये क्वेश्चन, चेक वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो हाँ, इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब इंडिपेंडेंट है या नहीं चेक करना है। तो इंडिपेंडेंट चेक करने की कंडीशन मैंने लिखाई है, या कोई भी दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो क्या होता है? सबसे पहली लाइन जो तुम लोगों ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। समझ गए? अभी इसमें से देख के मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आएगा? कितना आएगा देख के बताओ। हाँ बता गुरली। अरे कौन सा, मैं एकदम खतरनाक चीज पूछ रहा हूं, बहुत इजी। हाँ कोई अभी बोल रहा था। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A6 नहीं, कभी नहीं आ सकता 1/2, क्योंकि कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती। भाई प्रोबेबिलिटी बोल रहा है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है तो n ऑफ A अपॉन n ऑफ S करना पड़ता है ना। तो A में कितने एलिमेंट? 6, S मतलब सैंपल स्पेस में कितने? 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। समझ गए? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B बताओ आंसर। 2/12 मतलब कितना आ जाएगा? 1/6। अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बताओ। हेलो कौन? हाँ ठीक ठीक, ओके। हाँ, A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी आएगी? 1/12। समझ में कैसे 1/12 आएगा? क्योंकि A और B में कॉमन क्या होगा? सिर्फ H3, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 12 क्यों? ये। अब बताओ क्या ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं, चेक करो। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B को मल्टीप्लाई करने पे A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा? यस आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। समझ गए ना ये? ठीक है, सो एंड कर रहा हूं मैं आज की क्लास यहीं पर, और नेक्स्ट टाइम से सारे बच्चे टाइम पे आएंगे, बता रहा हूं एकदम, ठीक है। टाइम पे आना है पहली चीज, और दूसरा ये कि होमवर्क करके आना है। मैं नेक्स्ट क्लास में ना पूरे एग्जांपल्स चेक करूंगा जो पिछले बार के दिए थे, और जो इस एक्सरसाइज के पहले वाले एग्जांपल्स है वो भी।